तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। इनफैक्ट यूपीएससी के काफ़ी प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। थोड़ा वीडियो को आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सारे वीडियोस यूज़फुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो यूट्यूब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लोगों तक नहीं पहुँच रही है। हमारा सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाता है। इतने मेहनत करके हम 50 क्वेश्चन का ये सीरीज़ बनाते हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाती तो लोग देख नहीं पाते, ठीक है। लोगों तक वीडियो पहुंचती नहीं है तो लोग देख नहीं पाते, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल रेगुलरली चेक करते रहिए। सारे नोटिफिकेशन सारी वीडियोस टाइम पर अपलोड कर दी जाती है। सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर, 9 बजे रेलवे जीके और उसमें मिक्स जीके का भी होता है एक वीडियो, और दोपहर में 1 बजे, फिर शाम में 5 बजे और रात में 9 बजे। ये टाइमिंग है। टोटल 5 वीडियोस डेली बेसिस पे चैनल पे अपलोड की जा रही है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है जो होता है, तो देखिए डाउन सिंड्रोम जो है वह एक अनुवांशिक रोग है। यह होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम बीमारी होता है और यह एक अनुवांशिक रोग है। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए ग्रेगर मेंडल जो है वह अनुवांशिकता के नियम के लिए यह पॉपुलर है। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम इन्होंने ही दिया था, ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए मेंडल के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था अनुवांशिकता का 3 नियम, वो किसके बीच में संबंध और क्या संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए मेंडल का जो तीन अनुवांशिकता का जो 3 नियम था, 3 लॉ था, वो क्या क्या था। एक तो था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस था, एक लॉ ऑफ सिग्रेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपयूहन, और लॉ ऑफ सिग्रेशन को हम सब क्या कहते हैं, पृथक्करण, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रभाविता। ठीक है, तो ये 3 जो नियम है वो दिया गया था किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा, और यही तीन जो नियम है, यही 3 नियम संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो अनुवांशिक जो जेनेटिक्स डिजीज होता है ना, तो उसके विषय में जो बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप देखिए। उससे पहले यहाँ पे एक कथन जो लिखा है कि एक महिला वर्णांध है, ठीक है, वर्णांध है, पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनका एक पुत्र और एक पुत्री है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए एक महिला जो है वो कलर ब्लाइंड है, वर्णांध को हम लोग कलर ब्लाइंड कहते हैं, और उसका पति जो है वो वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड नहीं है। अब इनका जो है एक पुत्र और एक पुत्री है। तो बोल रहा है यहाँ 4 स्टेटमेंट है, किनका सबसे सही होने की संभावना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दूं, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे पुत्र जो है यानी कि बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड होगा, और बेटी जो है यानी कि पुत्री जो है वो कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वाहन। तो देखिए हीमोफीलिया जो है एक ये भी जेनेटिक्स डिसऑर्डर है। तो इसका वाहन या इसको कैरी कौन करता है, किसके द्वारा ये किया होता है। तो देखिए ये स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुष में होता है। ठीक है, इसको कैरी स्त्री करती है और यह प्रकट किस में होता है, जाके पुरुष में होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 2-3 पॉइंट्स जो है आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। हीमोफीलिया सबसे पहले ये बीमारी, उसके बाद ये याद रखना कि यह एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और यह स्त्रियों द्वारा कैरी किया जाता है, और इसमें होता किस में है, पुरुष में। VVVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में 4 फैक्ट्स हमने देखे, चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो जो कलर ब्लाइंड होते हैं जो व्यक्ति, उन्हें लाल रंग कैसा दिखाई देगा। तो देखिए कलर ब्लाइंड वाले लोग को जो लाल रंग है वो हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक वर्णांध पुरुष यानी कि एक कलर ब्लाइंड पुरुष जो है एक सामान्य महिला से विवाह करता है, ठीक है। तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो जो कलर ब्लाइंडनेस का अगर जो लक्षण है तो वो किस में उत्पन्न होंगे, पुत्रों में, पुत्रियों में। तो इसका राइट आंसर जो है वह है कि पुत्रियों के पुत्र में, ठीक है। इन दोनों के जो बच्चे होंगे यानी कि बच्ची होगी, बच्ची के जो बेटे होंगे उनमें जो जाके क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस के जो लक्षण दिखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने जहाँ इसे स्टार्ट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से होगा। टॉपिक वाइज अब हम पूरे बायोलॉजी को पूरा थ्रू आउट पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस से किताब हैं, चाहे वो महेश बर्नवाल जो एनसीईआरटी आधारित है, लूसेंट हो, या जितने भी अच्छी अच्छी किताबें, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए आप हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल की एक्सपेक्टेशन ना करें। अलग अलग एमसीक्यूज के माध्यम से हम A to Z क्वेश्चंस को कर लेंगे, वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके दिमाग में याद भी रहेगा, प्लस आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक रोग है, तो ठीक है। तो इसमें चार जो है, इसमें बताना है आपको कि कौन सी एक अनुवांशिक रोग है। तो देखिए जो हीमोफीलिया, अभी मैंने जो बताया था, हीमोफीलिया स्त्री के द्वारा कैरी किया जाता है और पुरुषों में होता है यह। तो यह जो बीमारी है यह एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। देखिए अभी ये फैक्ट्स मैंने वहाँ बताया, इसको यहाँ फिर क्वेश्चन हमको बनाना पड़ा। तो जो फैक्ट्स बताऊंगा उससे बेहतर है कि मैं उसे एक क्वेश्चन ही बना दूं और क्वेश्चन के माध्यम से आप सारे डिटेल्स कवर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है। तो सर्वग्राही रुधिर जो होता है वह AB ग्रुप का होता है, ठीक है। या किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है ले सकता है। तो सर्वग्राही जो रुधिर होता है वो किसका होता है, किस वर्ग का होता है, वह AB वर्ग का होता है, AB ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दात्र कोशिका अरक्ता अपसामान्यता के कारण होता है। तो 10 ये जो बीमारी है दात्र कोशिका अरक्ता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दात्र कोशिका अरक्ता यह असामान्यता के कारण होता है। किसके असामान्यता के कारण होता है, तो देखिए यह लाल रुधिर कोशिका है ना, रेड ब्लड सेल्स के कारण, आरबीसीज के कारण यह होता है, ठीक है। आरबीसीज में जो असामान्यता हो जाता है, अपसामान्यता होता है, उसके कारण यह बीमारी सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। तो मेंडल जो सफल हुए थे उनका मुख्य कारण क्या था, उनका मुख्य कारण था कि उन्होंने संतानों का गुणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था, ठीक है, किया था। उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन सभी कार्य के लिए वो क्या है, वो उनको सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो उनका कौन सा आविष्कार था जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया था, तो उनको जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। DNA सिंथेसिस के लिए उनको सम्मानित किया गया था। उनको दुनिया का बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि उन्हें जो अवार्ड, जो मैं कह रहा हूं दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था और किस वर्ष मिला था। ये दोनों के दोनों प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि उनको कौन सा अवार्ड मिला था और किस वर्ष मिला था। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक प्रकार से मिलाया गया है। तो यहाँ जो मैच किया गया है, जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो कौन सा जो करेक्ट मैच है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है। बाकी ये 3 स्टेटमेंट आप पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, तीनों के तीनों जो मैचिंग है ये गलत है। ये कैसे करेक्ट है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे वो रूपांतरण की परिघटना की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने रूपांतरण की परिघटना की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो इसका है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक ऐसी सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना, यानी कि कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। तो देखिए एक कलर ब्लाइंड पुरुष जो है वो विवाह एक ऐसी समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। तो इनके बच्चों की जो कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना है वो है 0, ठीक है। इन्हें कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। अब यहाँ 3 दिए हैं, इन विवरण को पढ़िए। यह एक न्यूक्लियक अम्ल है, ठीक है। दूसरा है कि यह प्रोटीन के साथ नहीं जुड़े रहते हैं और तीसरा है
यह कोशिका के बाहर नहीं पाए जाते। तो ये तीन जो है ये किसको डिफाइन करता है, तो देखिए यह प्लाज्मिड को डिफाइन करता है। किसे डिफाइन करता है? प्लाज्मिड को, ठीक है, प्लाज्मिड को यह डिफाइन करता है, प्लाज्मिड को डिफाइन, ये तीनों जो स्टेटमेंट है उसी को डिफाइन करते हैं। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है और यह प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा रहता है और यह कोशिका के बाहर नहीं पाया जाता है, प्लाज्मिड। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होते हैं तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो है वह जीवाणु के बाह्य गुणसूत्रीय के डीएनए तत्व हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? वह जीवाणु के बाहर जो है गुणसूत्रीय के डीएनए तत्व होते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोजोम्स की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव में सामान्य मानव के जो स्पर्म है उसमें ऑटोजोम्स की कितनी संख्या होती है? तो उसमें कुल 22, ठीक है, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, तो वंशागति के नियम को अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रुधिर समूह बी का क्या अर्थ है? तो रुधिर समूह बी का क्या अर्थ है? तो रुधिर समूह बी का अर्थ है कि वैसे व्यक्ति जिनमें बी के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ नहीं बनते हैं। क्या? बी के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ जिसमें नहीं बनते, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? रुधिर समूह बी, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्लैश से सही है? तो डीएनए के बारे में जो दिया गया है यहाँ चार स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखिए और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 क्या कह रहा है कि डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये राइट है। नाभिकीय, ऑप्शन 3 देखते हैं, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त ध्रुवीय कुंडली होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन जो डी है वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है? तो ऑप्शन जो बी है 2 यानी कि जो है वो गलत है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अज्ञात रुधिर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रुधिर आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रुधिर आधान के लिए यानी कि ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है, ORH नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रुधिर आदान की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रुधिर समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो उसका रुधिर जो ब्लड ग्रुप जो चेक करने का भी टाइम नहीं है कि क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर समूह उसे दिया जा सकता है? तो कौन सा रुधिर समूह से दिया जा सकता है? आपको पता है O नेगेटिव, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये दे सकता है बिना टेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, एनडीएस, सीडीएस, यूपीएससी, पीसीएस जैसे बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे गए ये प्रश्न है और ये सब प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिए, हर जगह ये प्रश्न आपको दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक विवाहित दंपति है, उन्होंने एक बालक को गोद लिया, ठीक है, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन को और सुनते भी जाइएगा। तीनों पुत्रों में से एक का रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। अब बताइए कि गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओ पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है, ठीक है, जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अग्रलिखित, ठीक है, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रखता है? तो अग्रलिखित जो व्यवसाय में लगे रहते हैं व्यक्ति, उनमें से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं में डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा
वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सरे तकनीक। ठीक है, एक्सरे तकनीक के जो क्षेत्र में जो लगे रहते हैं वैसे लोगों को डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसे सुमेलित करना है। तो देखिए इसका ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप। ठीक है, देख लिया आपने क्वेश्चन को। अब देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है वो केवल ए बी, ठीक है, यानी कि इसमें है रुधिर समूह और दे सकता है। तो ए बी जो है वो ले तो सबसे सकता है, आपको पता है, लेकिन दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी को। और ए ओ जो है, ठीक है, ओ जो है वह ओ को, ठीक है, ओ को। और ए जो है, ठीक है, ए जो है वो ए को और ए बी को। और बी जो है, ठीक है, बी जो है वह बी को और ए बी को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या मैच उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। एक साइड है रुधिर समूह और रुधिर दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यह मानकर कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का तरीका एक समान है, एक कोडॉन में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संख्या क्या होगी यदि जैव विकास में 20 अमीनो अम्लों की जगह 96 अमीनो अम्ल तथा 4 नाइट्रोजन क्षारों की अपेक्षा 12 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित हैं? ठीक है, तो अनुक्रमों की संख्या, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संख्या क्या हो जाएगी ऐसे सिचुएशन में? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संख्या कुल 2 होगी। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शशक में काले बाल, उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, सफ़ेद बालों पर उसे हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं तथा छोटे बाल पर उसे कैपिटल एस में डिनोट कर रहे हैं। लंबे बालों पर यानी कि उसे स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं पर प्रभावी है। तो निम्न में से किन के मध्य संकरण, ठीक है, किन के मध्य संकरण के पश्चात एक संकरण को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक काले एवं छोटे बाल युक्त, काले तथा लंबे बाल युक्त, सफ़ेद एवं छोटे बाल युक्त, सफ़ेद एवं लंबे बाल युक्त जीव विभिन्न अनुपातों में प्राप्त होंगे। तो इस टाइप का जो है कैसा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा कि इस टाइप के जो है वो जीव प्राप्त होंगे। ठीक है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा कि अगर इस तरीके से हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, बी बी एस एस बी बी एस एस, ऐसे अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जो ये रिक्वायर्ड है ऐसा जो हमें प्राप्त जीव जो है इस अनुपात में, ऐसे अनुपात में हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है इसलिए इसका साइज नहीं बढ़ा है। क्वेश्चन तो पता चलता है कि क्वेश्चन आधा क्वेश्चन इस पेज में, आधा क्वेश्चन उस पेज में चला गया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी कई वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। प्लीज़ आप रेगुलरली चेक करते रहें चैनल को, वहाँ पे जाके आप देखें टाइम से सारे वीडियोस अपलोड कर दी जाती है। डेली बेसिस पे 5 वीडियोस अपलोड की जा रही है, तो आप नोटिफिकेशन जाए तब भी ना जाए तब भी चैनल को टाइमली रेगुलरली चेक करते रहिए। तो देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसमें भी आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं क्या क्या है। पहला, जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज। दूसरा है कि लिंग संलग्न वंशागति की स्थापना। तीसरा है ई कोलाई से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन। और डी है जो संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना। तो अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और इसको खोजने वाले वैज्ञानिक के साथ हमें मैच करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है कि जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज है, यह किसके द्वारा यह की गई थी? किसके द्वारा? यह लैंडरबर्ग के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह लैंडरबर्ग के, ये ए हो जाएगा, लैंडरबर्ग के द्वारा इसे खोजी गई थी। नेक्स्ट जो देखिए वो है कि लिंग संलग्न वंशागति की स्थापना। तो बी जो है वो मैच कर जाएगा मॉर्गन के साथ। ठीक है, बी जो है वो मॉर्गन के साथ मैच करेगा। सी देखिए ई कोलाई से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन। तो सी जो है वह मैच कर जाएगा आपके किसके साथ? वह मैच कर जाएगा यानी कि कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्नबर्ग, ये साइंटिस्ट इनका खोज किए थे उन्होंने। और डी जो है कि संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना, ये किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा डी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी मेरा सही बैठ रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है इसमें।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें है, पहला है कि अभिन्न यमज। अभिन्न यमज, अभिन्न यमज को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल ट्विंस, इंटीग्रल ट्विंस। बी है समान यमज, समान यमज, ठीक है। समान यमज को हम लोग कहते हैं कॉमन ट्विंस। और नेक्स्ट है सियामीज यमज, और सियामीज यमज को हम लोग क्या कहते हैं, सियामीज ट्विंस कहते हैं, ठीक है, सियामीज ट्विंस कहते हैं। तो इसको मैच करना है दूसरी सूची के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि ए के साथ 1, बी के साथ 2 और सी के साथ 3, ये तीनों के तीनों जो है वो सही मैच किए गए हैं। यानी कि अभिन्न जो यमज है, यमज जो है यानी कि ट्विंस जो है वो युग्म मनज का विभाजन, ये सही है। और समाज यमज में क्या है कि यहाँ पे दो शुक्राणु दो अंडाणुओं को निषेचित करते हैं, ये सही है। और सियामीज यमज में है, इसमें क्या है कि इसमें शारीरिक व क्रियात्मक रूप से ये लोग जुड़े होते हैं। तो ये मैच करना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस टाइप करने के कारण यूट्यूब्स में बहुत से लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन जिसे कहते हैं मेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा, ठीक है, मैक्लिंटॉक के द्वारा किया गया था जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब एक डीएनए का अणु समसूत्री विभाजन से पूर्व प्राकृतिक यानी कि प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन करता है तब इसका परिणाम होगा। तो जब एक डीएनए का अणु जो है वह समसूत्री विभाजन से पूर्व प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेट करता है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि दो डीएनए के अणु, ठीक है, दो डीएनए के अणु जिसमें प्रत्येक आधा मौलिक डीएनए अणु का बना होता है, ठीक है। तो इसमें फिर परिणाम में हमें क्या मिलेगा? दो डीएनए का अणु मिलेगा जिसमें प्रत्येक आधा मौलिक डीएनए अणु का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ जो दिया गया कूट उसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है वह असत्य है, ये स्टेटमेंट। ऑप्शन बी भी जो असत्य है, सी सही है और डी असही है, यानी कि मादा युग्मक और युग्मनज कहलाता है। युग्मनज को हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो जो मादा युग्मक जो होती है वो युग्मनज कहलाता है। नेक्स्ट है कि जुड़वा सदैव एक समान होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकी के जनक है, सही है। और मानव में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्रों से होता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 जो है वो सही है, यानी कि ये सही है और 2 गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणसूत्र पुनरावृत्ति के समय निम्न घटनाएं होती है। तो गुणसूत्र पुनरावृत्ति के समय क्या घटनाएं होती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किस प्रकार से जो 4 है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि गुणसूत्र पुनरावृत्ति के समय किस प्रकार से जो घटनाएं होती है उसको क्रोनोलॉजी में ऐसे अरेंज करना है। देखिए इसको अरेंज इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले क्षारों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध जो है वो टूटता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड के क्षार डीएनए सूत्र के क्षार से आबंध बनाते हैं, ये होता है सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में। थर्ड में फिर क्या होगा? थर्ड में होगा कि समीप के न्यूक्लियोटाइड के मध्य आबंध बनते हैं। और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा? लास्ट में होगा कि घुमाव से 2 द्विकंडलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट इसका क्रोनोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1, 4, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीमोफीलिया रोग है। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको 2-3 बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन और आंसर सब समझ में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सबको पढ़िएगा। बड़े बड़े प्रश्न है, एक बार में शायद आपके दिमाग से निकल जा रहा होगा, लेकिन ध्यान से आप देखिए, सारे क्वेश्चन सब समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 35 नंबर क्या कहता है कि हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया रोग है आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न के, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था हीमोफीलिया जो है महिलाओं के द्वारा कैरी करती है और इसे पुरुषों को हो जाता है। तो ये आनुवांशिक रोग है और तथा लिंग संलग्न के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21वें जोड़े में एक अधिक, ठीक है, 21वें जोड़े में एक अधिक यानी कि 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है वह है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन निम्न में से किसका भाग है? तो जीन जो है निम्न में से किसका भाग है? डीएनए का भाग होता है। किसका भाग होता है? डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच.जे. मुल्लर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो एच.जे. मुल्लर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? उन्हें इस खोज के लिए आयनकारी किरण, ठीक है, आयनकारी किरण, तो आयनकारी किरण के लिए उन्हें जो है वो क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है डब्ल्यू वाटसन ने, ठीक है, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा ही आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से एक बालक का जन्म होता है? तो एक बालक का जन्म के लिए पुरुष का Y और स्त्री का X मैच होना चाहिए, तब एक लड़के का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वह दिया गया था डी व्रिज के द्वारा, ठीक है, डी व्रिज के द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइन-फेटल्स, ठीक है, क्लाइन-फेटर्स सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का युग्म क्या होता है? तो क्लाइन-फेल्टर्स में जो है जो क्लाइन-फेल्टर्स नाम की जो सिंड्रोम होती है उसमें गुणसूत्रों का युग्म क्या होता है? उसमें गुणसूत्रों का युग्म जो होता है XXY, ठीक है, क्या होता है? XXY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा? तो यह सटन एवं बोवेरी ने इनको प्रतिपादित किया है। सटन एवं बोवेरी ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको, ठीक है, सटन एवं बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक परीक्षार्थी इंट्रेंट संकरण है, तो एक इंट्रेंट हाइब्रिडाइजेशन कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें F1 पीढ़ी के पौधे को उनके अप्रभावी जनक के संकरित कराया जाता है, ठीक है, तो इसमें F1 पीढ़ी के पौधे को उनके अप्रभावी जनक से संकरित यानी कि हाइब्रिडाइज कराया जाता है, वो एक इंट्रेंट हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित रोग कौन सा है? तो वह है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया जो है यौन संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीएनए के द्विगुणन प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के द्विगुणन प्रारूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द्विगुणन प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर समूह O वाली महिला तथा रुधिर समूह A वाले पुरुष के विवाह द्वारा उत्पन्न संतान का रुधिर समूह क्या होगा? तो वैसे संतान का रुधिर समूह A होगा और B में से कोई होगा, ठीक है, A और B में से कोई होगा, अगर महिला O हो और पुरुष जो है वो A हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डीएनए के एक खंड पर क्षार अनुक्रम TAC, TCC, CGA, ACG, ATA, CCA और GAG है, तब ट्रांसक्रिप्टेड यानी कि mRNA सर अनुक्रम क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा और इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर देगा बिना गूगल किए हुए, तो उसका नाम मैं कल जो है अपने वीडियो में सबसे पहले उसका नाम, और जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं कल अपने वीडियो में मेंशन करूंगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन 4 है A, B, C, D। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी एक कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।